right? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग रेजोनेंस का लेक्चर 4। और आज सीखेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एक तरह का और कंजुगेशन सिखाएंगे, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन, है ना। सब कुछ परफेक्टली आपके तक जा रहा होगा, वॉइस क्लियर होगा, पिक्चर क्वालिटी एकदम सही होगा। एक बार चेक कर लीजिए, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन चेक कर लो। सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। देख लीजिए, वॉइस क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी ठीक है। एक बार यस कीजिए, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑल इज वेल, वेरी गुड। सब कुछ सही जा रहा है, जरा देखिए ध्यान से। एक कंजुगेशन और हम लोग देख ले पहले। दिस इज कॉल्ड पाई पाई कंजुगेशन, बेंजीन वाला केस। कौन सा केस देखना चाह रहे हैं हम लोग? बेंजीन वाला। बेंजीन के केस को हम लोग चेक करना है। बेंजीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और बेंजीन का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाता है। और हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये समझना है कि ऐसे होता क्या है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी आपको दिख क्या रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ चलाया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चलाया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चलाया। आखिर ऐसे हुआ कैसे? आप ध्यान से देखो जरा। थोड़ा तोड़ के बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तोड़ के बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है? हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कैसे sp2 हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई। यानी एक कार्बन अगर तुम अच्छे ढंग से देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है। कार्बन बॉन्ड बना रहा है कितना? 4। यानी यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 4 है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 है। कार्बन बॉन्ड कितना बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 बॉन्ड तभी बनेंगे जब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ? s, px, py, pz। अगर हम यानी 4 अनपेयर रखने के लिए 4 ऑर्बिटल तो चाहिए। 4 बॉन्ड कार्बन तभी बना सकता है जब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 4 ऑर्बिटल की जरूरत होगी। ये जो 3 ऑर्बिटल है, ये आपस में इंटरमिक्स होके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। और ये हाइब्रिडाइजेशन किस प्लेन में है? xy प्लेन में है। और अभी भी हमारे पास एक pz ऑर्बिटल वैकेंट है, वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल है, वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल करेगा क्या? इट अंडरगोज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है, और सबके पास एक अनहाइब्रिडाइज वैकेंट p ऑर्बिटल है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में sp2 ऑर्बिटल भाग ले रहा है, x, px, py, तो हम कह सकते हैं कि ये sp2 किस प्लेन में है? xy प्लेन में है। किस प्लेन में है? xy प्लेन में है। और सबके पास एक अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात आपको आना चाहिए। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। बेंजीन में कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड तभी संभव है जब 4 अनपेयर हो, क्योंकि बॉन्डिंग के पीछे हाथ किसका है? हर अनपेयर चाहता है क्या हो? पेयर हो। यानी यहाँ पर 4 अनपेयर है तभी 4 बॉन्ड संभव है। और 4 अनपेयर के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए गौरव जी। x, px, py, pz कल दिखाए हैं, फिर सभी दिखाने की जरूरत तो नहीं है। मान लीजिए यह 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर एक हाइब्रिड फॉर्म तैयार करता है।
जो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है वो किस प्लेन में होगा, xy प्लेन में। तो एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया वो तो है अभी। ये जो pz है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, जो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो बाबा देखो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तभी समझना आसान होगा कि ऐसा कैसे हुआ। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके पास भी pz है, अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके पास भी pz है, इसके पास भी pz है, इसके पास भी क्या है, pz है। एकदम रीजन समझना बहुत जरूरी है। pz है, क्लियर है। बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर है, क्योंकि हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर है। अगर पूछे कि बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल है तो क्या लिखेंगे, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो पहला शर्त तो ये दिख रहा है यह प्लेनर है। दूसरा शर्त ये दिख रहा है कि यहाँ पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, देखो ना, पाई सिग्मा पाई, दिस इज कॉल्ड पाई पाई कंजुगेशन। दूसरा शर्त भी दिख रहा है। तो ये कंजुगेशन हो कैसे रहा है, इस पर हम लोग कहानी देखें। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्यों लिखते हैं ऐसे, ये भी अभी क्लियर हो जाएगा तुरंत, है ना। इसको कैसे, ये ओ लिखने का क्या मकसद था हमारा, यहाँ तक में कोई डाउट किन्हीं को, क्लियर है। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए यस नो। यानी साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन में क्या है, sp2 है। बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल्स है क्योंकि हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कौन सा बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, पाई बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। जहां रेजोनेंस होगा मॉलिक्यूल्स को प्लेनर होना चाहिए, उसके पास अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना, तभी तो पाई बॉन्ड टहलेगा ना। यहां तक कोई दिक्कत या इस बॉन्डिंग वाले पार्ट में कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है तो फिर से रिपीट करेंगे। नो सर, सब क्लियर है, ठीक है। अब ये देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और हर एक के पास एक अनहाइब्रिड, ये मान लो प्लेनर स्टेट ऐसे है, फ्लैट है, कैसे है, आपके तरफ ऐसे उठा ऐसे बना, ये अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज लिख सकते हैं, ये अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल है। कब और से बाबा आ जाता है इतना सुबह सुबह, बाबा का तो भाई बात अलग है। कुछ कोढ़ी बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जो सुबह उठ के देख नहीं पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो भैया कम से कम देख के तो एक्शन में आ जाओ। ये सभी p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी, दोनों हाथ में लड्डू, ये इससे भी पैरेलल है, ये इससे भी पैरेलल है। तो ध्यान से देखो, जितना दूरी पर इससे खड़ा है उतने दूरी पर इससे खड़ा है। यहाँ पर एक और रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए छोटा स्पेस मिले, चाहिए था बड़ा स्पेस, क्या हमें छोटा स्पेस।
हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसी के चलते तो बेंजीन क्या दिख रहा है हम लोग को, प्लेनर दिख रहा है। और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। sp2 होगा xy प्लेन में, और xy प्लेन पर क्या खड़ा होगा, pz ऑर्बिटल। pz ऑर्बिटल प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन वाली बात, कंफ्यूजन है कहीं पर? अब ये देखिए, ये कार्बन एक दूसरे से कैसा बॉन्ड बनाएगा, पाई। तो अगर पाई बॉन्ड इसके बीच है तब तो इसके बीच पाई बॉन्ड नहीं ना दिखाएंगे, जबकि वो उतने दूरी पर खड़ा है। कलर चेंज करके बनाकर येलो दे देते, ज़्यादा अच्छा है। ये पाई बॉन्ड, तब तो ये इसके बीच पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये इससे पाई बॉन्ड बनाएगा। जब ये इससे पाई बॉन्ड बनाएगा तब तो ये इसके बीच पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, ये इससे पाई बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, यानी हमको साफ साफ बॉन्ड को दिखाना होगा इसी के बीच में है ना, कोई दिक्कत वाली बात? अब दूसरे स्ट्रक्चर में कहता नहीं, रजिस्ट्री है कि तुम्हारे साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, हम इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, खाली हो गया। तब तो ये इसके साथ बॉन्ड, क्योंकि प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के चलते इसको यहाँ बॉन्ड बनाना होगा। और तब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसकी तो पॉसिबिलिटी है भैया, इधर भी बॉन्ड बना सकता है, इधर भी बना सकता है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है कि नहीं? और जब हम रियल फिनोमिनन देखते हैं, जब हम लोग रियल फिनोमिनन देखते हैं तो हमें खूब अच्छे ढंग से पता है कि एक ही समय में दोनों के साथ बना सकता है, क्योंकि इसमें वेव करेक्टर है। पर जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो वह इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, काल्पनिक है, कॉपी पर एग्जिस्ट करता है। और कॉपी पर हम बड़ा साफ सुथरा फेयर लिखना चाहते हैं तो पार्टिकल नेचर को दर्शाते हैं। यानी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो पार्टिकल नेचर को दिखा रहा है, वो प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसलिए या तो बॉन्ड हम इसके साथ दिखा रहे हैं या तो बॉन्ड हम इसके साथ दिखा रहे हैं। पर अगर हम वेव नेचर इसमें इंट्रोड्यूस कर दें, जिसे हम रिजोनेंस हाइब्रिड करते हैं, तो क्या दिखेगा? अगर हम इसमें वेव नेचर इंट्रोड्यूस कर दें, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, तो एक ही समय में इससे भी बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा और इससे भी बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। दिस नेचर इज कॉल्ड वेव नेचर। तब ना रेजोनेंस, रियल स्ट्रक्चर यही है। इससे भी बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा और इससे भी बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा, इससे भी बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा, इससे भी बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। समझ? तो एक ही समय में दोनों, इससे भी ओवरलैप करेगा, इससे भी ओवरलैप करेगा। तो पाई बॉन्ड एकदम चारों तरफ, हर एक कार्बन पर चारों तरफ समान रूप से फैल गया है। ऊपर भी समान रूप से फैल गया है और नीचे भी समान रूप से फैल गया है। यानी हर एक कार्बन पर एकदम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो अब ये बताओ, हमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओ से ज़्यादा सिमेट्री कुछ हो सकता है क्या? ये जो दिखाता है, ये दिखाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यानी पाई इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन पर क्या है, समान रूप से फैला हुआ है। और ओ से ज़्यादा सिमेट्रिकल कोई चीज़ हो सकता है क्या? इससे पूछेगा ये क्या दिखाता है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप एक चीज़ और देखो, हम कहें कि बेंजीन सैंडविच जैसा दिखता है। बेंजीन मॉलिक्यूल किस जैसा दिखता है, सैंडविच। ये हमारी बात से कितने लोग को लगता है कि नहीं सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर है? सुबह सुबह है, नाश्ता कीजिए, ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे पाई है, और बीच में क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। कैसा क्लाउड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये बात समझ में आ रहा है? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सैंडविच जैसा। ऊपर पाई है, नीचे पाई है, बीच में बटर है, सिग्मा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात? क्यों पाई बॉन्ड बना रहा है, समझ में आ रहा है? ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर एकदम एक जैसा है, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब दो एक जैसा स्ट्रक्चर हो, जिसकी स्टेबिलिटी में कोई अंतर ना हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तो ये सब नया नया टर्म्स आएगा। अच्छा, ऊपर ये पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन दिख रहा है, तो नीचे भी दिख रहा है। तो ओ क्यों देते हैं, क्योंकि बेंजीन के हर एक कार्बन पर समान रूप से पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, पाई इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ से ज़्यादा सिमेट्रिकल है क्या, नहीं, इसलिए ओ डालते हैं। ओ का मतलब समझ में आ रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या अब
खूब आराम से समझोगे कि यहाँ भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है। अगर पाई बॉन्ड इसके बीच बन रहा है तब तो इसके बीच दिखा देंगे, जब इसके बीच नहीं है तो पाई बॉन्ड अगर इसके बीच हम दिखा रहे हैं तब तो इसके बीच नहीं ना दिखाएंगे। जब इसका p ऑर्बिटल इससे पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये तो इससे नहीं बनाएगा, तब तो ये भी आगे बढ़ जाएगा, ये इसके बीच पाई बॉन्ड बनाएगा। जब यह पाई बॉन्ड बनाएगा तो यह पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये पाई बॉन्ड किसके बीच हो जाएगा, ऐसे। तो बेंजीन को कैसे दिखाते हैं, समझ में आ रहा है बात ना। जब भी इस तरह का पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हो, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। हर एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, एकदम दिमाग में सेट करना। यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है। ये जितना दूरी पर p है उतने दूरी पर ये p है। तो अगर ये इससे साथ बॉन्ड बना रहा है तब इसके साथ नहीं बनाएगा, तब ये इसके साथ बनाएगा। जब ये दोनों का p इंगेज है तो इसके बीच p नहीं होगा, क्यों, इसके साथ p होगा। ये बात क्लियर है, कन्फ्यूजन साफ साफ दिख रहा है आपको। खूब बढ़िया से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्लियर है। बेंजीन को क्यों सैंडविच मॉलिक्यूल्स कहेंगे ये भी बात क्लियर है, क्योंकि ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो xy प्लेन में है। पाई बॉन्ड का रिंग ऊपर है, पाई बॉन्ड का रिंग नीचे है। एक पाई ऊपर, सिग्मा एज ए बटर, नीचे पाई, दो ब्रेड के बीच में, दो पाई के बीच में सिग्मा प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एज ए सैंडविच मॉलिक्यूल्स भी हम लोग कह सकते हैं। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कहीं पर यहाँ तक में क्लियर होना चाहिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पीछे से नहीं स्ट्रक्चर बन गया था। अच्छा अच्छा, सेम ही स्ट्रक्चर बन गया था, आप लोग ध्यान नहीं दिए, आप लोग ध्यान नहीं दिए। ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, है ना, मिस्टेक हो गया था। क्लियर है, देखो जो देख रहा है सावधानी से बता रहा है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, क्लियर है, वेरी गुड। जो भी देखें ध्यान से, बहुत अच्छी बात। क्लियर, कोई कंफ्यूजन वाली बात किन्हीं को। चलें आगे, अब चलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर। तो उसके पहले दो तीन पॉइंट सीखा जाए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट देखो, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी हम पूछे रेजोनेंस हाइब्रिड क्या था, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे उनके एवरेज स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते थे। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका औसत एवरेज स्ट्रक्चर को ही क्या कहा हमने, रेजोनेंस हाइब्रिड कहा। इसका मतलब हर एक ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब दूसरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसका भागीदारी उतना ही ज़्यादा होगा, उसका परसेंटेज भागीदारी उतना ही ज़्यादा होगा। लिख रहे हैं मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन इज मोर देन लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका कंट्रीब्यूशन उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप कहिए सर हम कैसे समझेंगे कि ये स्टेबल है कि लेस स्टेबल है, उसके लिए भी कहानी बताएंगे। और ये दिमाग में तो बैठ रहा है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, वो सभी के सभी रेजोनेंस हाइब्रिड में भाग लेंगे, क्योंकि उन्हीं का एवरेज स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज़्यादा होगा। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वह उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में। क्लियर सी बात है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तभी तो दिखाएंगे ही। नेक्स्ट, RH रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, यही तो रियल स्ट्रक्चर होता है। रियल स्ट्रक्चर तो यही है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यही रियल स्ट्रक्चर है, यही ट्रूथ स्ट्रक्चर है। ये बात अलग है कि इसमें वेव करेक्टर है, कॉपी पर दिखाना, बताना, समझाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, पर यही सबसे ट्रू स्ट्रक्चर है। इसीलिए कहा रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इट मीन्स इट्स एनर्जी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू
ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी का एक ही फंडा है, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। जितना कम एनर्जी होगा उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। और रिजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ट्रू स्ट्रक्चर है, वही रियल स्ट्रक्चर है ना। तो वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। जितना भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे उनमें सबसे सही कौन होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर वो सबसे सही है इसका मतलब वो सबसे स्टेबल है। वो सबसे स्टेबल है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर है? कंफ्यूजन वाली बात। फर्स्ट पॉइंट क्या बताए? जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो सभी के सभी कंट्रीब्यूट किस में करेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड में। जो जितना स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? RH का मतलब क्या हुआ? यह रेजोनेंस हाइब्रिड है, यही रियल स्ट्रक्चर है। जो रियल स्ट्रक्चर है वही ट्रू है, इसका मतलब यही मोर स्टेबल है। अब तो इसी फॉर्म में रहना चाह रहा है, ये सबसे स्टेबल फॉर्म है ना। जो सबसे स्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगा, यानी इसकी एनर्जी जब हम सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो सबसे कम किसका होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड का होगा। क्लियर है? कंफ्यूजन कहीं पर? ये तीनों पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब कह रहे हैं ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंटेन्स इक्वल चार्ज। ये पॉइंट रिपीट किए, पहले भी लिखाए हैं। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे सबके पास चार्ज क्या होंगे? बराबर। ऐसा नहीं किसी के पास ज़्यादा चार्ज होगा किसी के पास कम होगा। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास चार्ज बराबर होंगे। क्लियर है? सबके पास बॉन्ड पेयर। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी रेजोनेंस में जितना इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के पास है दूसरे के पास भी उतने हैं, वही इलेक्ट्रॉन का खेला होगा। कभी भी रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर या अंदर से बाहर किसी के पास नहीं जाएगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर है। इंटरनल फिनोमिनन है ये सब, है ना। कोई दिक्कत वाली बात? यही कारण है कि चार्ज भी सेम होता है और यही कारण है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कहीं नहीं लिख रहे हैं कि बॉन्ड पेयर सेम होगा, कहीं नहीं लिख रहे हैं कि लॉन पेयर सेम होगा। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ऐसा दिखिएगा कहीं पाई बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड पेयर टूट के लॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया, पर टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। कहीं दिक्कत? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड मेंटेन प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये बात इसलिए बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर मतलब साफ साफ हमें इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इसके बीच में बॉन्डिंग बताते हैं, तो हमको कॉपी पर लिखना, बताना, समझाना आसान काम होता है। इसलिए जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हों वो प्रॉपर क्या होने चाहिए? लुईस डॉट स्ट्रक्चर होने चाहिए, प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, फैक्ट ऑफ नॉलेज बताया था कि कैसे पीछे वाला में एक ही पाई बॉन्ड आ गया था। यहाँ तक में कोई दिक्कत किन्हीं को कुछ भी है तो भाई जितना लोग देख रहा है पहले लाइक कर लो सब लोग, सब दोस्त को अपने अपना शेयर कर दो जो सोया हुआ रहता है, और उसको सुबह उठे तो बोलो कि देखो। नवनीत कुमार भी बताया था, बहुत अच्छा बता दिया था। अब चलते हैं हाउ टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी। सुबह सुबह ही आलस आए, क्या जग सुंदर हो पाए। सुबह उठने से बड़ा फायदा है। जो सुबह सुबह उठेगा 3 बजे 4 बजे से पढ़ेगा, फ्रेशनेस ज़्यादा फील करेगा। तो रूटीन बनाना पड़ेगा, है ना, रूटीन बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक तो दिन भर थकते हैं, फिर रात में भी थकते हैं, तो बॉडी उतना गेन नहीं कर सकता कि अगर आप 5 घंटा 7 घंटा सो के फिर से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं तो बॉडी का जो गेन करने का पावर है, मेमोरी का जो गेन करने का पावर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? चला जाए। टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक होते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरे होते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सब इक्वल होंगे, ऑल आर इक्वल इन एनर्जी, ऑल आर इक्वल इन एनर्जी। तो यहाँ जब देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर,
ऑल आर इक्वल, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ बराबर बॉन्ड एनर्जी ऐसा नहीं होगा, हम कहें कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर हर एक बॉन्ड के बीच में क्या होगा, सेम होगा। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या होंगे, ये सभी स्ट्रक्चर के एनर्जी आपस में सेम नहीं होंगे, ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। These are different structure। जब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे इसके एनर्जी भी डिफरेंट होंगे, सबकी स्टेबिलिटी क्या होगा, अलग होगा। स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। और यहाँ इक्विवेलेंट में क्या होगा, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक स्टेबिलिटी का होगा। ऑल आर इक्वल इन एनर्जी, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसा होगा। ऑल हैव सेम स्टेबिलिटी, सेम स्टेबिलिटी। और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मैक्सिमम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। मैक्सिमम इन रेजोनेंस हाइब्रिड का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये सब कैसा स्ट्रक्चर है, डिफरेंट। स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, तो सबकी स्टेबिलिटी भी क्या होगा, अलग अलग है। स्टेबिलिटी अलग अलग है तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में सबका एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इट हैज different contribution, different percentage of contribution in resonance hybrid. It has different percentage of contribution in resonance hybrid. सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, पर इसकी स्टेबिलिटी में ज़्यादा का अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं कि आसमान जमीन का अंतर होगा, स्टेबिलिटी में अंतर होगा, एनर्जी में अंतर होगा, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। स्टेबिलिटी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा। हाँ, ये बात है कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, इसकी स्टेबिलिटी सेम होता है। इसलिए जब हम लोग रेजोनेंस एनर्जी पढ़ रहे होंगे तो हमेशा देखेंगे, अभी एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, नॉन इक्विवेलेंट से। अब हमको ये समझना होगा कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। अगर इक्विवेलेंट आ गया, जैसे अभी बेंजीन का देखे थे, दोनों बेंजीन में शेप क्या देख रहे थे, एक जैसा दिख रहा था। यहाँ ऐसे देखे, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ दोनों का कंट्रीब्यूशन जब हम लोग देखेंगे तो बराबर होगा, 50% है। ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑल आर इक्वल इन एनर्जी, दोनों की एनर्जी एक जैसा होगा। दोनों का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में एक जैसा होगा, दोनों 50-50% कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ जब देखेंगे कि हर एक जगह बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सबका बॉन्ड लेंथ एक जैसा होगा। ये नहीं कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल बॉन्ड छोटा होगा। इस पर बहुत डिटेल से जिक्र करना है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर में क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है, ये अभी बहुत डिटेल से आएगा प्रॉपर्टीज में। दीज आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर। आपको देखने से ही लिख जाएगा कि अलग अलग है, देखने से ही दिख रहा है कि दोनों क्या है, सेम है। स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, स्टेबिलिटी डिफरेंट है, पर बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत 19-20 होता है स्टेबिलिटी में। और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इट हैज़ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कोई कम करेगा। कोई दिक्कत वाली बात, आगे चलें। यहाँ तक में डाउट किन्हीं को, चलते चले जाए, बढ़ा जाए।
रूल फॉर फाइंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल फर्स्ट क्या लिखे, मोर पाई बॉन्ड कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन लेस पाई बॉन्ड कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, जिसके पास ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लेस पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर। अगर हम ऐसे लिखें, अगर तीन स्ट्रक्चर ऐसा बना दिए, ये था पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़े, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये 1 2 3, 1 टहलते हुए 3 पर, 3 टहलते हुए 1 पर आ गया। अब एक बात बताओ, ये 1 2 3 दिख रहा है कि नहीं? ये तीन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, 3 हो गया। हम अभी तीनों में स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं। पहले देखो पाई बॉन्ड कहाँ ज़्यादा है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है ना। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है गौरव भाई? 1। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 1। हम क्या कर रहे हैं, जिसके पास पाई बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी, यानी 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको 1 की स्टेबिलिटी क्या दिखेगा, ज़्यादा। 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 1 की स्टेबिलिटी क्या दिखेगा, ज़्यादा। अब ये धीरे धीरे इनमें भी कंपेयर करेंगे, इनमें भी कंपेयर करेंगे, आगे आने दीजिए, कोई दिक्कत। क्या लिख रहे हैं, मोर पाई बॉन्ड कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन लेस पाई बॉन्ड कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कहीं डाउट है तो बताओ, इन्हीं को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट? अमन कुमार, राना कुशवाहा, सुनील जी हैं। वॉइस क्लियर जाता है कि नहीं जाता? देखते रहते हो तो उसका पढ़े। बोलो बाबू, कोई दिक्कत? क्या लिख रहे हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होता है, जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड पीरियड का ही होता है। कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हेलोजन हो, तो ज़्यादातर सेकेंड पीरियड का है। तो सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा यूज होगा कार्बन का। तो इनकम्प्लीट कौन होता है, इनकम्प्लीट करने का मतलब जब कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाए। देखो 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फ्री रेडिकल हो जाए तो 2 2 4 2 6 और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 7। ये कार्बन फ्री रेडिकल है। और यह कार्बीन बना दे ऐसे, ये कार्बीन कहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह का स्ट्रक्चर, ये कार्बन फ्री रेडिकल है, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है। ये क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल, और इसे हम लोग कार्बीन कहते हैं। ये 3 इनकम्प्लीट में आते हैं, भैया सबसे ज़्यादा यही आएगा कार्बोकैटायन वाला, इसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहते हैं। ये सभी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब देखना तुम्हारे लिए आसान काम हो गया कि जहाँ कार्बन प्लस है वो किस रूप में आ रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी अब कार्बन का जो स्ट्रक्चर तुम देखो ऐसे रहा, सिंगल बॉन्ड से, भैया 4 बॉन्ड, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे आ गया। डबल बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरा है, ऑक्टेट पूरा है। ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ गया 3 1 4 बॉन्ड, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट पूरा है। तो कभी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड क्या इनकम्प्लीट होगा, क्या नहीं होगा। कभी ऐसे आ जाए कार्बन पर माइनस चार्ज, देखो ना 3 बॉन्ड पेयर 6 और 2 लॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, नहीं हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन हो, कार्बन माइनस हो, कार्बो एनायन हो, तब भी वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है। सिंगल बॉन्ड भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है, डबल बॉन्ड भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है। इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाए तो भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है। कार्बो एनायन भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कौन, कार्बोकैटायन।
फ्री रेडिकल, और इस तरह से कार्बन आएगा, तभी तो आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्लियर? कार्बन में कैसे कंप्लीट कैसे इनकम्प्लीट देखेंगे, समझ में आ रहा है? ये सब कंप्लीट ऑक्टेट है, जो व्हाइट से लिखे ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। उसी तरह हम नाइट्रोजन में खोजने जाएं, कहाँ हमको इनकम्प्लीट मिलता है। बढ़े आगे, जब नाइट्रोजन में हम खोजेंगे तो पता चलेगा कि नाइट्रोजन अगर ऐसे दिया हुआ है कंप्लीट है, देखो 2 2 4 2 6 और 2 कंप्लीट है। अगर नाइट्रोजन हमें डबल बॉन्ड करके ऐसे दे दे तो भी कंप्लीट है, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ऑक्टेट पूरा है। ट्रिपल बॉन्ड करके दे दिया तो भी कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ भी ये बॉन्ड है इधर, ये मत सोचना किसके जैसा है, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया गौरव भाई, प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, तब भी कंप्लीट है। देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी नाइट्रोजन पर कंप्लीट प्लस चार्ज भी रहेगा तो भी क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। क्या कार्बन जैसा नहीं ना है ये, तो नाइट्रोजन का माइनस चार्ज दे दिया, मान लो इस तरह से नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज दे दिया तो भी कंप्लीट ऑक्टेट है। देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी नाइट्रोजन का हर एक केस कंप्लीट जा रहा है। एक आप एक्स्ट्रा मान सकते हैं सिर्फ नाइट्रीन को, और कुछ मत मानिए, ये कभी कदाल आएगा या कभी आ भी नहीं सकता है। ये नाइट्रीन वाला केस है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। स्पेशल केस है, नाइट्रोजन का यही सब केस आएगा आपको। ऑक्सीजन जब देखोगे बाबा, ऑक्सीजन 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है। अगर हम डबल बॉन्ड के साथ जाएं तो भी ऑक्टेट पूरा है। अगर हम प्लस चार्ज के साथ जाएं तो भी ऑक्टेट पूरा, देखो ना 2 2 4 2 6 2 8। अगर हम माइनस के साथ जाएं तो भी ऑक्टेट पूरा है। क्लियर है? वही हाल फास्फोरस का होगा, वही हाल सल्फर का होगा। फास्फोरस के साथ जाएं क्या पूरा है, ऑक्टेट पूरा है। देख लो, फास्फोरस प्लस लिख दे तो भी ऑक्टेट पूरा है। उसी तरह हम लोग सल्फर के साथ जा सकते हैं। यानी हम कहने का मतलब क्या कि आप जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिएगा उसमें कार्बन पर कंसंट्रेशन कीजिए। किस पर फोकस कीजिएगा, कार्बन पर कंसंट्रेट होइएगा, कार्बन पर। और कार्बन कहीं प्लस दिखा वो इनकम्प्लीट है, नाइट्रोजन प्लस दिखेगा तो इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन प्लस दिखेगा इनकम्प्लीट है, या ऑक्सीजन माइनस दिखेगा इनकम्प्लीट है, फास्फोरस प्लस दिखेगा इनकम्प्लीट है। कौन इनकम्प्लीट है, कार्बन प्लस या कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बिन। तो कार्बिन और नाइट्रोजन स्पेशल वो कभी आएगा नहीं, तो ज़्यादातर आएगा कार्बो प्लस, कार्बो कैटायन आएगा, वो इनकम्प्लीट होगा। क्लियर है? यहाँ तक में देखिए, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलो। चलिए आगे। यहाँ CH2 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर लिए यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका गम दूर, गम किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, इसका गम दूर, प्लस से गम दूर हो गया ना, गम किस पर आ गया, ऑक्सीजन पर। बॉन्डिंग के पीछे हाथ किसका, तो हर अनपेयर पेयर्ड होगा। ऑक्सीजन कभी प्लस चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं हो सकता है, कंप्लीट ऑक्सीजन प्लस चार्ज कभी इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं हो सकता है। यह ऑक्टेट इसका पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। और यहाँ देखो, ये भी ऑक्टेट पूरा है, ये भी ऑक्टेट पूरा है, पर कार्बन प्लस, अभी तो बताया ना, सिर्फ कार्बन प्लस ही क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। देखो ऑक्सीजन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप खुद सोचिए ना, 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। तो अगर ये स्ट्रक्चर 1 हुआ और ये स्ट्रक्चर 2 हुआ तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हुआ, 1 का कि 2 का, तो 2 का, क्योंकि ऑक्टेट इसका पूरा है। ये कंप्लीट ऑक्टेट है और ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। 1 से ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? 2 का। क्लियर? क्या गौरव जी कष्ट है? अगर ऐसे दिया हुआ कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसको तोड़ दो, जैसे ही तोड़ दोगे एक माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा। यहाँ ऑक्टेट पूरा है, डुएट पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, यहाँ डुएट पूरा है, डुएट पूरा है, ऑक्टेट पूरा है। यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन है? 6। ये स्ट्रक्चर हमारा 1 हुआ, ये स्ट्रक्चर 2 हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यह है, इसलिए 1 इज मोर स्टेबल देन 2। क्या देखो इन्हीं को दिक्कत है तो बताओ कि ये भी दोनों आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जहाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा उसकी स्टेबिलिटी कम जाएगा, जहाँ कंप्लीट ऑक्टेट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। क्लियर? पढ़ा जाए नेक्स्ट। क्या जी सिंघानिया साहब? क्या लिख रहे हैं? चार्ज सेपरेशन डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का घटेगा। मान लो एक स्ट्रक्चर ये, अब रेजोनेंस बनाओ 1 2 3। 1 टहलते हुए कहाँ पर आ जाएगा? 3 पर। 3 कहाँ चला जाएगा? 1 पर। जो छोड़ेगा उसे गम, और जिसके पास जाएगा उसे होगा खुशी। जो छोड़ेगा उसके पास क्या होगा? गम, और जिसके पास जाएगा उसको क्या होगा? खुशी। छोड़ा कौन? 1, गया किसके पास? 3 के पास। 3 मुस्कुराएगा, इसको गम आएगा, इसके पास तो एक लॉन पेयर उसी तरह रहेगा, और फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा 1 पर। क्लियर? 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 2 3। अब ये एटम का तो मूवमेंट होगा नहीं, अब तो भैया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिखेंगे, स्टेबिलिटी भी बताएंगे, दोनों काम मिलेगा अब एक साथ। अब ये क्या है? 1 2 3। 1 टहलते हुए कहाँ जाएगा? 3 पर, और 3 पर जो है वो कहाँ जाएगा? 1 पर। जो छोड़ेगा उसको गम होगा, पहले से खुशी बनाना था तो खुशी गम क्या हो गया? 0। जिसके पास गया उसको क्या हो गया? खुशी। क्लियर है? कितने स्ट्रक्चर हो गए? स्ट्रक्चर 1, ये हो गया स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। अब पहला देखो, रूल फर्स्ट चेक करने का तरीका हमने बताया है। सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक किया जाता है। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है भाई? कितने पाई बॉन्ड है? 2। यहाँ भी कितने पाई बॉन्ड है? तो क्या पाई बॉन्ड हमें डिसाइड करके दे पा रहा है? चलो पाई बॉन्ड का रूल हट गया। अब आओ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट सिर्फ कार्बन प्लस को खोजना है। कहीं कार्बन प्लस है, कहीं कार्बन प्लस है, इसमें देखो ऑक्सीजन प्लस है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कार्बन प्लस इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। कहीं कार्बन प्लस है, कहीं कार्बन प्लस है, भैया कार्बन हट गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है। अब रूल थर्ड लगाएंगे, जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, प्लस माइनस चार्ज नज़दीक रहना चाहता है, तुम जबरदस्ती फोर्स करके उसको दूर कर रहे हो, तब तो बल लगा रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, और जहाँ एनर्जी दोगे तो वहाँ स्टेबिलिटी घट जाएगा। प्लस माइनस चार्ज कहाँ रहना चाहता है? नज़दीक, और तुम उसको बल दे के क्या कर रहे हो? दूर कर रहे हो। दूर कर रहे हो तो एनर्जी दे रहे हो, जहाँ एनर्जी दोगे इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। यानी ये जो प्लस माइनस चार्ज है इतना दूरी पर 3 पर है, 3 एटम के गैप पर है, और ये प्लस माइनस चार्ज 5 एटम के गैप पर, 1 2 3 4 5 एटम के गैप पर। तो कहाँ आपको ज़्यादा बल लगा इसको सेपरेट करने में? यहाँ। कहाँ आपकी ज़्यादा एनर्जी खर्चा हुई? यहाँ। यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। जितना ज़्यादा प्लस माइनस सेपरेटेड रहेगा उतने कम स्टेबिलिटी होगा। तो ये बताओ, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा यहाँ है, इससे थोड़ा कम है, और यहाँ तो चार्जे नहीं है, जो बिना चार्ज वाला हो तो मोर स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? उसके बाद कौन हो गया?
क्या यहाँ तक में किन्हीं को किसी तरह से कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट चले। रूल 4, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन नेगेटिव चार्ज या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कंटेन पॉजिटिव चार्ज। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सच कंटेनिंग, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लिख दो, सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो दिक्कत वाली बात है, क्या लिख रहे हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन नेगेटिव चार्ज या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। जैसे देखो CS2 है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, अभी नेगेटिव चार्ज किसके पास है? कार्बन के पास। अब ये रिजोनेंस बनाया 1 2 3, 1 टहलते हुए कहाँ जा रहा है? 3 पर। 1 टहलते हुए कहाँ जा रहा है? 3 पर। 3 पर क्या था? पाई बॉन्ड। कहाँ आ रहा है? 1 पर। 3 पर क्या था? पाई बॉन्ड। कहाँ आ रहा है? 1 पर। 1 पर जो लॉन पेयर था कहाँ जा रहा है? 2 तो ऑक्सीजन के पास था ही, जो छोड़ेगा उसको क्या लगेगा? गम। पहले से क्या बना रहा था? खुशी। तो खुशी गम क्या हो गया? 0। जिसके पास जाएगा उसको क्या होगा? खुशी। क्लियर सी बात है। अब यहाँ हमारे पास 2 स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब तो स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और स्टेबिलिटी भी पकड़ेंगे। अब ये 2 स्ट्रक्चर हमारे पास हैं। कितने स्ट्रक्चर हमारे पास हैं? 2 स्ट्रक्चर हमारे पास हैं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर में देखो, पाई बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पाई बॉन्ड, क्या पाई बॉन्ड डिसाइड कर रहा है? रूल सेकेंड क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कहीं कार्बन प्लस है, कहीं कार्बन प्लस है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है। चार्ज सेपरेशन होने के लिए प्लस माइनस चार्ज होना चाहिए। प्लस माइनस, यहाँ सिर्फ एक चार्ज है माइनस, यहाँ भी सिर्फ एक माइनस चार्ज है माइनस। तो चार्ज सेपरेशन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि चार्ज सेपरेशन होने के लिए प्लस और माइनस चार्ज होना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस चार्ज है क्या? अब आप बताओ ये कार्बन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जब देखोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। हम कह क्या रहे हैं? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या रखना चाहिए? निगेटिव चार्ज। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है कौन? ऑक्सीजन की कार्बन। तो जब ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज रखेगा तो वैसा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। यहीं कार्बन पर निगेटिव चार्ज से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज। यानी 2 वाला जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होगा किससे? 1 से। क्या क्लियर है कहानी? 2 वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा किससे? 1 से। क्लियर? अब जरा देखो, यहाँ तक में किन्हीं को डाउट है? किन्हीं को तो पूछ लीजिए। क्लियर है कहानी? एक सिर्फ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बता रहे हैं जिसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, कि अगर कोई पोलर स्ट्रक्चर है या चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। चार्ज सेपरेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन पोलर सॉल्वेंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जब ऐसा केस करेंगे जब सॉल्वेंट दिया रहेगा। तभी तो सॉल्वेंट का तो जिक्र हम लोग कर नहीं रहे हैं, अभी तो सॉल्वेंट का जिक्र कर नहीं रहे हैं। अब हमें करना क्या, जरा देखिए ध्यान से, खेला यहीं से स्टार्ट होगा। 5 रूल है, एक रूल को तभी यूज करना नहीं है, जिस सीक्वेंस में रूल को बताया उसी सीक्वेंस में रूल को अप्लाई करना है। अब आप देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है यह, ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब धीरे धीरे इसमें हम लोग को ट्रिक ही डेवलप करना है।
क्या ट्रिक डेवलप करना कि हमको देखते के साथ पता चल जाए कितना स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ देखो कितना कंजुगेशन है, 3 1 4 कंजुगेशन। क्या कंजुगेशन है? 4 को तो डिब्बा पहले बना के तैयार हो जाए। कैसे तुमको 4 कंजुगेशन दिखा भैया? 3 तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई और एक पाई सिग्मा लॉन पेयर। तो 4 को डिब्बा बनाने में लाज लगेगा? अगर किन्हीं को दिक्कत है तो पहले ये 4 डिब्बा, क्योंकि एटम का तो मूवमेंट होगा नहीं। देखते हैं 4 डिब्बा में हमारा काम होता है कि नहीं। कितना डिब्बा बनाने के लिए? 4। अब ये देखो 1 2 3, 3 यहाँ आ गया, 1 कहाँ चला जाएगा? जो छोड़ेगा उसको क्या होगा? गम। ये लॉन पेयर तो कुछ नहीं कर रहा है, इसके पास जाएगा उसको क्या होगा? खुशी। और ये दोनों पाई बॉन्ड में छेड़छाड़ कुछ करना है? नहीं। क्लियर? और फिर गिनेंगे कैसे? दिस इज 1 2 3। ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, कुछ छेड़छाड़ करना है? अब गौरव भाई 1 टहलते हुए कहाँ आई? 3 पर, जिसके पास जाएगा खुशी। 1 2 3, जो छोड़ेगा उसको गम। पहले से बना रहा था क्या? खुशी। अरे कहाँ चल गए? इधर न जाना था वो खुश। तो थोड़ा हर वर्ग में चल गए, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। यहाँ चलते हैं भाई, कहाँ चलते हैं भाई? यहाँ लिखना था। अब 1 2 3, 1 कहाँ जाएगा भाई? 3 पर। 3 कहाँ आएगा? 1 पर। जो छोड़ेगा उसको खाना चाहिए था क्या? गम। पर बना क्या रहा है? खुशी। खुशी गम क्या हो गया? न्यूट्रल। पर जिसके पास जाएगा उसको क्या होगा? खुशी। देखिए गौरव भाई, अब क्या देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, यह 3 है। जहाँ कुछ नहीं हो रहा है उसको उसी तरह छोड़ दिया जाए। क्या ऐसे लिखने में दिक्कत होगा? अब 1 टहलते हुए कहाँ जाएगा? 1 टहलते हुए कहाँ जाएगा? 3 पर। 3 कहाँ आएगा? 1 पर। 3 कहाँ आएगा? 1 पर। जो छोड़ेगा उसको क्या लगेगा? गम। पहले से मना क्या रहा था? खुशी। खुशी गम क्या हो गया? 0। जिसके पास गया उसको क्या होगा? खुशी। कोई दिक्कत? माइनस से दिखाएंगे। अब ये देखो गौरव भाई, इसको हम लोग लिख रहे हैं कैसे? चलो इसे 1 2 3, 1 टहलते हुए कहाँ जाएगा? 3 पर। ये दोनों में कोई छेड़छाड़? 1 कहाँ जाएगा? 3 पर। 1 कहाँ जाएगा? 3 पर। तो 3 के पास तो पहले से एक लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर आ गया। और 3 के पास जो डबल बॉन्ड है कहाँ जाएगा? यहाँ। जो छोड़ेगा उसको क्या लगेगा? गम। मना क्या रहा था? खुशी। खुशी गम 0। इसको क्या था? गम। आया क्या? खुशी। तो प्लस पर खुशी आएगा तो क्या होगा? खुशी गम 0। था क्या? गम। आया क्या? खुशी। तो खुशी गम क्या हो गया? 0। इसको क्या था? खुशी। आया क्या? गम। खुशी गम क्या हो गया? 0। इसमें कोई चार्ज होगा क्या? कैसे स्ट्रक्चर बना? 1 2 3 4, यानी बेंजीन वाला सिस्टम जैसे ही देखिए उसमें 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 कंजुगेशन दिख रहा था। 4 को डिब्बा बना दिए, है कि नहीं? तो बनाते बनाते दिमाग में आएगा कि अब कैसे क्या करना चाहिए। अगर हम खाली ट्रिक से ही बताते चलेंगे तो हो सकता है कि आप उलट जाइए, अगले दिन गड़बड़ा जाइए। अब इसकी स्टेबिलिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसलिए इस पर कोई चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास ये 1 हुआ, ये स्ट्रक्चर हमारे पास 2 हुआ, ये स्ट्रक्चर हमारे पास 3 हुआ। अब तो स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और स्टेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे। ये 4 हुआ, ये हमारे पास 5 हुआ। सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड सब में सेम। गौरव भाई 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड? गौरव भाई कितने पाई बॉन्ड? कितने पाई बॉन्ड गौरव भाई? अरे गौरव भाई कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई। अरे गौरव भाई कितने पाई बॉन्ड? क्या पाई बॉन्ड डिसाइड कर रहा है क्या? रूल सेकेंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कहीं कार्बन प्लस नहीं 6 नहीं 6 नहीं 6, कहीं कार्बन प्लस नहीं है। रूल सेकेंड गायब। मेन खेला है रूल थर्ड का। रूल थर्ड कहता है चार्ज सेपरेशन, प्लस माइनस चार्ज जितना सेपरेटेड होगा वो उतना ही ज़्यादा
जितना सेपरेट उतने ज़्यादा लेस स्टेबल होगा, वो दोनों नज़दीक रहना चाहता है और आप ज़बरदस्ती उसको दूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एनर्जी देना चाह रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी को घटाना चाह रहे हैं। तो देखो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 5 में कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो सबसे स्टेबल यही दोनों है, 1 और 5 दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसा है, कोई चार्ज है ही नहीं और कोई अंतर भी नहीं कर सकते दोनों में। 3 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, न इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ना चार्ज सेपरेशन है, न इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ है? अब जरा देखो, यहाँ चार्ज सेपरेशन 1 2 3 एटम के बीच है, यहाँ चार्ज सेपरेशन देख रहे हो 1 2 3 4 5 एटम के बीच, यहाँ तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है। फिर यहाँ जो देख रहे हो तुम 1 2 3 एटम के बीच है, यहाँ भी 3 एटम के बीच चार्ज सेपरेशन है और यहाँ भी 3 एटम, यानी स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 4 एक जैसा है। 2 और 4 क्या है? एक जैसा है। और सबसे पीछे खड़ा कौन है? 3, क्योंकि यहाँ चार्ज सेपरेशन सब। तो अगर हम इस सभी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते तो दिखता कि 1 और 5 एक जैसा है, 2 और 4 एक जैसा है और 3 सबसे लेस स्टेबल है। तो हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं और 1 बाय 1 करके स्टेबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं। क्लियर सी बात है। एक स्ट्रक्चर और दे तब होमवर्क दें। ये ऐसे दिया हुआ है, अगर हम इसको तोड़ दें क्या दिखेगा? CH2 CH ये 1 ये 2 ये 3, 1 टहलते हुए कहाँ चला गया? 3 पे। है ना। अब ये 3 स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3। क्लियर। यहाँ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ कितने पाई बॉन्ड? यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, एक। पहले तो सबसे स्टेबल ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड ही ज़्यादा है, तो सबसे स्टेबल कौन हो गया? 1। उसके बाद देखो यहाँ 2 एटम के बीच इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ भी देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट डिसाइड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास भी है, और यहाँ 2 एटम के बीच चार्ज सेपरेशन है, यहाँ 1 2 3 4 एटम के बीच चार्ज सेपरेशन है। कहाँ ज़्यादा सेपरेशन है? नीचे वाले में। 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2, 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2, 2 के बाद कहाँ हो जाएगा? क्लियर। कोई कंफ्यूजन वाली बात? कंफ्यूजन कहीं पर? HW, कौन सा W? क्या करना है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिखना है और स्टेबिलिटी भी बताना है। स्टार्ट हो जाइए। ये सब प्रैक्टिस का खेल है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान और अच्छा और मज़ेदार होता चला जाए। पहले हल्का हल्का, फिर एकदम टेढ़ा टेढ़ा में ला ला के लोग जोड़ते जाएंगे। क्या हुआ गौरव जी, को दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए। एकदम धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को बढ़ाते चला जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया बोलें। गुमसुम रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। गुमसुम रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाते हैं आप लोग, है ना? क्या कर पाते हैं? बना पाते हैं। गुमसुम रहिएगा तो कैसे काम चलेगा।
इतना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं दिए, बाकी हम लोग और कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 3 7, 4 11। क्लियर है, बन जाएगा सबसे। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे कब? कल सेम टाइम। ओके, बनाते चले जाइएगा।